चलिए तो हम लोग पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, पहला आपने एक एक्ट्स के बारे में जान लिया। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो चुका है, पॉलिटी के कुछ बेसिक आइडियाज भी हो चुके हैं आपको। ठीक है, और जो पूरा एक सक्सेशन ऑफ एक्ट्स थे जो कंपनी और क्राउन के थे, उसका भी बेसिक आइडिया लग गया। अब एक चीज बचती है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। ये नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ेंगे, तो आपके 3 से 4 चैप्टर पॉलिटी के हो जाएंगे। उसका विल कम टू आर्टिकल 1 2 3 4 5 फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ऐसे करके। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारी स्लाइड्स या बहुत सारी चीजें ना रिपीटेटिव होंगी, तो वहां पे या तो मैं जल्दी बोल दूंगा, जल्दी स्किप कर दूंगा, या डाउट होगा तो वापस हम उस पर बात कर लेंगे। तो लेकिन कम से कम आप पढ़ते रहिएगा कि क्या चीजें चल रही हैं। इंडिया आजाद हो चुका है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, कैसे बनना है, वहां की शुरुआत इस चैप्टर से होती है। ठीक है, पढ़िएगा, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूं। बेसिकली हमको विजुअलाइज करना है कि उस समय 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद क्या दिमाग में चल रहा होगा। एक नई सुबह ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस, द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन अहेड ऑफ द इंडिया वाज डिफाइनिंग इट्स फ्यूचर। आगे क्या करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी किस तरह से होगी, टायरेंट रहेगी, अथॉरिटेटिव रहेगी, पार्लियामेंट्री रहेगी, डेमोक्रेसी रहेगी, किस तरह से रहेगी इंडियन पॉलिटी, या किस तरह से उसका नेचर रहेगा, वो डिसाइड करना है। हाउ विल बी द पॉलिटी रन और गवर्न, किस तरह से गवर्न करेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर ज्यादा रहेगी, लेजिस्लेटिव पावर ज्यादा रहेगी। ठीक है, किस तरह से गवर्निंग होगी, क्या प्रिंसिपल्स होंगे गवर्निंग के। ठीक है, एम्स और एस्पिरेशन क्या रहेगा, इंडिया स्टेट बनने का एम क्या रहेगा, जस्टिस देनी है कि नहीं देनी है, या राइट टू प्राइवेसी अटमोस्ट लेवल पे देनी है आगे जाके कि सब इंडिपेंडेंट हो जाएं। ठीक है, कुछ भी जो एम्स एंड एस्पिरेशन जो उस समय के फ्रीडम स्ट्रगलर्स की थी या इंडिया की थी। ठीक है, प्रोसीजर और प्रिंसिपल क्या रहेगा जिसमें इंडिया प्रोसीड करेगी, किस प्रोसीजर से लॉ बनेंगे, किस प्रोसीजर से लॉ वापस आएंगे, क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे। ठीक है, हमें कोई ऐसा प्रोसीजर लाए जो प्रिंसिपली कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ना रहे तो क्या नॉल वॉइड करना चाहिए, या ऐसा एक्स वाई जेड, बहुत सारे सवाल थे। इसका पूरा का पूरा जितने भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं उस समय थे, उसका एक ही सॉल्यूशन था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले दिन हमने बात की थी पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटी आप समझ चुके हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फिलॉसफी जो सबसे सही बैठ रही थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था जो सभी के आंसर देगा। आज की डेट में हमारा नेचर क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री। इंडियन पॉलिटी कैसे रन होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एम्स एंड एस्पिरेशन क्या है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, जस्टिस लाना, फ्रेटर्निटी लाना, इक्वालिटी लाना, एक्सप्रेशंस लाना। ठीक है, प्रोसीजर प्रिंसिपल्स, किस तरह से नया स्टेट बनेगा, आर्टिकल 2 3 उस दिन डिस्कस किया। तो ये सब चीज का एक ही आंसर है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बनेगा या जो बनने वाला है, ये एक सॉवरेन इंडियन बॉडी से बनता है। आप सभी को पता है, बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि बना तो ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग था, हमने पिछली बार अभी 10-15 मिनट पहले देखा, लेकिन जो बॉडी थी वो इंडिपेंडेंट थी, सॉवरेन थी। ठीक है, इंडिपेंडेंटली उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के फिलॉसफीज और प्रोसीजर्स कैसे रहेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी यदि आप सोचो ना तो 1935-36 से शुरू नहीं होती, बहुत पहले से शुरू होती है। बीच बीच में देयर वर डिमांड्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, इंडिया के वे के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए। मोतीलाल नेहरू ने एक बार नेहरू रिपोर्ट लाके एक पॉइंट भी दिया था, डिजाइनिंग भी दी थी कि इस तरह से चीजें होनी चाहिए। तो डिमांड ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोमिनेंट वॉइस थी थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये एक ऐसी चीज थी जो अचानक से ब्रिटेन ने नहीं दी, हम खुद भी चाहते थे। तो ये एक सॉवरेन आइडिया ऑफ इंडियंस था टू मेक आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल गवर्न द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एस्पिरेशन एंड एम ऑफ द स्टेट। ठीक है, द डिमांड ऑफ द इंडियाज पॉलिटिकल डेस्टिनी, किस तरह से पॉलिटी वर्क करेगी, उसकी डेस्टिनी को डिटरमाइन करना है, वो इंडियन के पास ही रहनी चाहिए। ऐसा 1922 में पहली बार महात्मा गांधी जी बोल चुके थे। ये एनसीएम का टाइम है, चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था और एनसीएम खत्म हुआ था, उस समय महात्मा गांधी ने 1922 में ही बोल दिया था कि इंडिया की जो पॉलिटिकल डेस्टिनी है
वो इंडिया ही डिसाइड करेंगे या इंडियंस ही डिसाइड करेंगे। 1928 में फॉर द फर्स्ट टाइम नेहरू कमेटी आई थी, हमने बात की थी। क्रोनोलॉजी समझते रहिएगा आप, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, आप बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, इसके पॉइंट्स हिस्ट्री में सर पढ़ाते हैं, ठीक है। जहां हमको जरूरत पड़ेगी मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ड्राफ्ट करने की कोशिश की थी मोतीलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उनके पिताजी थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट। 1934 में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी बैंकिंग में सबसे फेवरेट सवाल है। ये दो भूल भी जाओ, ये मत भूलना। एमएन रॉय का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ये वही वाला पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा। एमएन रॉय एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हुई ना इंडिया में, एमएन रॉय उसके बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया बोला, मतलब जो एक सॉलिड आइडिया है ना, वो एमएन रॉय ने दिया। गांधी जी ने बोला था, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट भी देखा जाए तो एक छोटा सा संविधान ही था, लेकिन एमएन रॉय इज कंसीडर्ड टू बी गिविंग द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया इन 1934। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो गया, आपने पेपर से भी देखे होंगे पिछले साल के। तो एमएन रॉय का नाम प्लीज याद रखिएगा, ठीक है भैया। फेलियर ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइमन कमीशन की बात कर रहा हूं क्या? हाँ, फेलियर ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन। कब बैठी थी स्टैट्यूटरी कमीशन? हाँ 27-28 ना, 1919 के बाद 10 साल बाद बोला था एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बैठेगी, वही है। आगे पढ़िए। द फेलियर ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, समझ आ गया? 30 के बात चल रही है, ठीक है। लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ 1935, जिसने भी इंडियन एस्पिरेशन को सेटिस्फाई करने में फेल हो गया। इस डिमांड को और बढ़ा दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पीपल ऑफ इंडिया द्वारा बनेगी विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंसेस। तो प्लीज याद रखिएगा, ऑल वाइट कमीशन देना, हमारी बात ना सुनना, ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन होना, इसने हमारी जो डिमांड थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या इंडियाज वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियंस लीड करें या कम से कम एसोसिएट तो हो आपके साथ, इस चीज को और बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं इन द क्रोनोलॉजी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने के लिए बात कही, ठीक है। इसलिए आगे आगे देखोगे आप कि वही सब बातें होंगी, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, XYZ, क्या कि भैया ठीक है तुमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देते हैं, कैसे देंगे, क्या देंगे, कितना देंगे, इससे बात होगी। 37 में इलेक्शन हुआ, 35 के बाद हम धीरे धीरे क्रोनोलॉजी में पास आ रहे हैं, ठीक है। 1937 में इलेक्शन हुआ 1935 एक्ट के हिसाब से, ठीक है। एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड, मतलब गवर्नमेंट इन 7 प्रोविंसेस। आप सभी को पता है बहुत ही अच्छे लेवल पे कांग्रेस जीती थी। दिस मींस कहीं ना कहीं लीडरशिप कांग्रेस के पास आ चुकी थी, या इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियंस ले सकते हैं, ऐसा हमने डेमोक्रेटिकली भी देखा। जितने लोग भी फ्रेंचाइजी राइट थी, कम ही सही, लेकिन दे एक्चुअली गिव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी टू द कांग्रेस मिनिस्टर्स। तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो 37 इलेक्शन में भी आपने देखा 1935 के एक्ट में कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रूल किया बहुत सारे 7 प्रोविंसेस में उस समय, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 आ चुका था 39, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो ने डिक्लेयर किया कि हम जर्मनी पे वॉर करेंगे, ठीक है, विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ इंडियन लीडर्स। मतलब उन्होंने बोला वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन का साथ देने के लिए इंडियन सोल्जर्स भी जाएंगे। और किससे नहीं पूछा? इंडियन से ही नहीं पूछा। ये भी बहुत बड़ा डिसेंटमेंट था। तो इन 1939 वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिंक में था, लॉर्ड लिनलिथगो ने डिक्लेयर कर दिया। उस समय हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कहानी से ऐसे निकाल लेना, ठीक है। इसलिए मैंने आप बोला पहली किताब नॉवेल की तरह, दूसरी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले दिन बताया था इंस्टॉल आपको, और तीसरी बार नोट्स मेकिंग। पहली बार में कभी नोट्स नहीं बनाए जाते, वरना जीवन में कभी एग्जाम नहीं निकल रहा तुम्हारा, तो पूरी लाइन ही रंग जाएगी। पहली बार तुम पॉलिटी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी किताब उठाओ दोस्त, पहली बार कहानी, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा ये हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा भी होता है, पूरी किताब पर चल गई, 10-5 दिन में खत्म भी कर दोगे। दिमाग ही नहीं लगाना ना, हमको कहानी जाननी है। नॉवेल है मेरे लिए, सिंड्रेला को कौन लेके जाएगा लास्ट में, ठीक है। सेकंड टाइम, 2 बेस्ट फ्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स एंड मेंस। अब जब मैं दूसरी बार पढ़ूंगा तो आई नो कि कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन सा चैप्टर बेकार है, कहां से क्या क्वेश्चन आए थे। अच्छा ये तो 2018 के प्रीलिम्स में आया था, ये तो मेंस से पूछा गया था, सर बता भी रहे थे। सेकंड टाइम। अब थर्ड टाइम किताब में पेन उठानी है, अब आप नोट्स बना सकते हो इस तरह से। इतनी मोटी किताब इतनी पतली हो गई,
और रिवीजन रिवीजन विजन 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 बार बार इतनी पतली हो गई। दिस कैन बी रिवाइज्ड, इतनी बड़ी किताब बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, दिस इज स्ट्रेटेजी। इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक किताब को 3 से 4 बार पढ़ना और बार बार रिवाइज करना, इसलिए पीएससी समय लेता है, आपका समय मांगता है। एक बार पढ़ने से नहीं निकल रहा, 10th बोर्ड नहीं है ये कि 2 महीने में कर लोगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। The Indian National Congress leaders were very upset with the British government for having pulled India into a war without the consent of Indians. कोई पूछना नहीं है। Congress vehemently opposed it and marked a protest to the this decision and Congress ministries resigned in 1939. आपको पता होगा, जब हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 35 के एक्ट से 37 में इलेक्शन हुआ, 39 में सबने रिजाइन कर दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट की तैयारी हो चुकी थी, डू और डाई, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसके प्रोटेस्ट में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। प्रीवियसली 1938 जवाहरलाल नेहरू ने एक डिक्लेरेशन की थी, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंसेस, सॉवरेन बॉडी होनी चाहिए, बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये एक बेसिस हमने बना के रखा था 1938 से ही, 38, 39, 40, तो याद रखिएगा ये वही समय है जब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, और देखा जाए तो ये तीनों सोशलिस्ट थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संविधान दिखाता है कि जब पहले से लिख के रखे हैं तो आप इधर उधर भटक नहीं सकते, ठीक है। तो ये चाहते थे कि ऐसा संविधान बना दिया जाए कि आगे आने वाला कोई भी रूलर भटके ना अपने फिलॉसफीज में, अपनी फिलॉसफी पुट अप ना करे, तो सब्जेक्टिवनेस वरना लिमिटेडनेस, आपको कैसे देश चलाना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज भी कुछ हुई 1938 में। द डिमांड वॉज हाउएवर रेजिस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप सभी को पता है, ठीक है, अंटिल द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब देखो कहानी आ रही है अपने तरफ, वर्ल्ड वॉर 2 आ चुका है, उनको सच्ची इंडिया का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब वो हमारी सब बातें धीरे धीरे मानने की सोचेंगे, देंगे नहीं देंगे तो वो आप जानते हैं, कैरेट एंड स्टिक। द डिमांड वॉज हाउएवर रेजिस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंटिल द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 when external circumstances forced them to realize the urgency of solving the Indian constitutional problem। यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हमारी आर्मी 2 जगह लड़ेगी, इंडिया में गांधी जी लोग साथ लड़ेगी और बाहर तो लड़ी रही है, और जिसके घर में ही अपने लड़ाइयां फ्यूड्स है तो उसको कोई नहीं बचा सकता, घर का वेदी लंका है, सीधी बात है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब उनको तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। British government were keen to get Indian support for the war, so the demand was finally accepted in principle, ठीक है, by the British government। और इसको कहते हैं अगस्त का ऑफर, जो आप उस दिन कह रहे थे, डिक्लेरेशन अलग था, ऑफर अलग था। हम तुमको ये ऑफर देते हैं, तुम मेरे बदले ये काम कर दो, दिस इज ऑफर, ठीक है। तो 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो, आप ये वर्ड फिर से सुन रहे हैं, ये वही समय चल रहा है जब वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो हैं, और अगस्त ऑफर ऑफ 1940 पहली बार ऑफर किया गया कि तुमको हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे रहे हैं, तुम हमको सपोर्ट दे दो। अब यही 2-3 बार कोशिश की जाएगी और हर बार फेल होगा, ठीक है। तो पहला क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली की डिमांड का पहला ऑफर था अगस्त ऑफर। क्रोनोलॉजी समझिए, क्वेश्चन आता है ना 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन से इवेंट मॉडर्न हिस्ट्री में हुए, तो 2431, 3412, 2143, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगस्त ऑफर आया, या मैं पहले बोलूं सीडीएम पहले आया कि क्यूआईएम पहले आया, हाँ, तो क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको। अगस्त ऑफर क्या था पढ़ लीजिए, फिर मैं समझा देता हूं। कोलिशन गवर्नमेंट होती है, मिलीजुली सरकार। जब 100 सीटें हैं, 50 की बहुमत कोई नहीं ला पाता, 51 की, तो मतलब अब तो देश का सीएम या पीएम नहीं बन सकता, कोई बहुमत ही किसी के नहीं है, फिर से इलेक्शन कराने में फिर से खर्चा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है 2 पार्टी 3 पार्टी मर्ज करके 50+ की वो दिखा देती हैं, क्या दिखा देती है, मेजोरिटी दिखा देती है, और कोलिशन करके हम क्या करेंगे, इसको हम देश को चलाएंगे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इसी को माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहेंगे, जो मेजोरिटी तो हुई नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, एनडीए बीजेपी प्लस अदर एलाइड और यूपीए कांग्रेस प्लस अदर एलाइड है, तो सब पार्टी अलग, देखो भाजपा अलग है, आप अलग है, एसपी समाजवादी पार्टी अलग है, लेकिन जब ये इलेक्शन लड़ने जाती है ना तो मिल जाती है, महागठबंधन कोलिशन, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस,
एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ 100% क्यों बनाएंगे किसी कांग्रेसी को? अभी पूरे देश में 1 साल तक वही चलेगा, आगे कांग्रेस आ जाती है तो सब चेंज होगा, गवर्नर से लेके सब, मुश्किल। ठीक है, तो कुल मिला के द थिंग इज कि आपका क्या हुआ, कोलिशन सरकार इसे कहते हैं। ठीक है, तो वहां एक कोलिशन सरकार थी 1940s में इन इंग्लैंड, जो रिकॉग्नाइज करती है फर्स्ट टाइम कि चलो इंडिया को एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और ऑटोनॉमस इंडिया बनाने के लिए करते हैं। क्या प्रपोजल दिया, ऑफर क्या था? अ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी शैल बी अपॉइंटेड इमीडिएटली आफ्टर द वॉर। और वर्ल्ड वॉर 1 का धोखा हो चुका है हमारे साथ, प्लीज याद रखिएगा। वर्ल्ड वॉर 1 में हमने बोला था ठीक है तुम्हारा साथ देते हैं, उसके बाद हमको कैरेक्टरिस्टिक दी गई थी। ठीक है, तो हम अब समझ चुके थे कि हमारे साथ फिर वही धोखा हो रहा है। एक बार से ज्यादा तुम एक ही जैसे बेवकूफ बनो तो ये तो फिर सच्ची तुम बेवकूफ। एक लड़की भी बेवकूफ बनाई तुमको, दूसरी भी बनाई, तीसरी भी बना रही है, तुम फिर बनने के लिए पैदा हुए हो। एक ब्रेकअप है, समझ जाना चाहिए कि दिस इज द लाइन, इससे ज्यादा किसी के लिए करना नहीं है, इतना खुलना नहीं है किसी के सामने। सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। आपको डर्टी सीक्रेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पता चल जाए तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे। सेम इज विद लाइफ, आप अपनी बीवी को सब बता दोगे तो वो उसे यूज करेगी, वाइस वर्सा। सेम इज विद रिलेशनशिप, कमिंग विद द एक्सपीरियंसेस। दिस ऑफर प्रॉमिस्ड फॉर अ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। 1940 में क्या दे रहे हैं? डोमिनियन स्टेटस। 29 में हमने क्या डिसाइड कर लिया था? पूर्ण स्वराज। हमको चाहिए ही नहीं तुम्हारा डोमिनियन पोमिनियन, बहुत वो तो 1919 में मांग रहे थे तुमसे। तो दोनों ही हम हमारे साथ गलत हो रहा था। पहला इमीडिएटली आफ्टर वॉर देंगे, नहीं दिए तो क्या करें, और दूसरा ऑफर क्या किया? डोमिनियन स्टेटस तुम्हारा। ठीक है, तो 2 पॉइंट। अगला, द नंबर ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बढ़ा देंगे, ये तो इनका फेवरेट था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खुश करने के लिए नंबर ऑफ द इंडियंस इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी इंक्रीज टू इंक्लूड फॉर फर्स्ट टाइम मोर इंडियंस देन व्हाइट। इंडिया ज्यादा व्हाइट हो जाएगा, लेकिन पावर तो अभी भी आप एक्ट पढ़ चुके हो सभी, पावर तो अभी भी किसकी है? डिस्क्रिशनरी, वाइसरॉय की। कुछ भी बना लो काउंसिल में, किसी को समोसा खिलाने बुला लो। हाउएवर डिफेंस मिनिस्ट्री और होम पोर्टफोलियो हम ब्रिटिश को ही देंगे। सॉवरेनिटी आप भी समझ जाओ, अगली बार किसी पे भी कब्जा करना है तुमको, कोई भी माइंड गेम बिग बॉस खेलना है तो 3 चीज पे ध्यान रख लो। ऐसे ही दोस्त बनते हैं, आप पिक्चरों में भी देखिएगा, आपने लाइफ में भी देखा, जिस लड़के लड़की को ज्यादा पैसा होता है, गाड़ी होती है, अच्छी फैमिली से होता है ना, उससे 4-5 छर्रे घूमते रहते कॉलेज में भी। क्यों? समोसा खिलाता है, घुमाने ले जाएगा, XYZ। तो ठीक है, तो ये शुरू से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नया आइडिया है। ठीक है, हम ऐसे ही हैं। ठीक है, अब वॉर एडवाइजरी काउंसिल विल बी सेटअप। ठीक है, द माइनॉरिटीज वेर एश्योर्ड दैट गवर्नमेंट वुड नॉट ट्रांसफर टू एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट whose authority is directly denied by large popular in element in India's national life। कितना मस्त पॉइंट है, इसको कहते हैं स्टार मार्क। ठीक है, 99% कीटाणु को मारे डेटॉल, नीचे स्टार मार्क। क्या लिखा है इसमें? जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और यदि किसी माइनॉरिटी को ऐसा लगता है, दलित हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, कि ये जो ट्रांसफर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट किया गया है वो सही नहीं है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को और उस कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर दिया जाएगा। पहले तुम बनवाओगे, बाद में नहीं बनवाए तो क्या करेंगे? अब बनवाने के बाद किसी ने बोला नो, जो मुस्लिम लीग बोलेगी, बोली भी थी, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैंसिल कर देंगे। तो फुल मिला के तो सोच रहे थे कांग्रेस वाले अभी अनपढ़ गंवा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले 40 तक बहुत पढ़े लिखे हो गए थे। तो माइनॉरिटीज वेर एश्योर्ड दैट गवर्नमेंट वुड नॉट ट्रांसफर एनी पावर, ब्रिटिश गवर्नमेंट, to any system of government whose authority is directly denied by powerful element and large in Indian national life। इंडिया की नेशन लाइफ में जितने लोग की भागीदारी है, यदि उसको मना करती है। कुल मिला के चिट भी आपकी, पट भी आपकी। तो उसको पढ़ने का मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी बोली कि चलो ठीक है, अच्छा ऑफर है तुम्हारा, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिड नॉट अप्रूव द अगस्त ऑफर। आपको रीजंस पता है, यदि आपको पोस्टुलेट और कहानी पता है तो आगे क्या होने वाला है स्लाइड में आपको भी पता है। ठीक है, कांग्रेस डिनाइड कर दी डोमिनियन स्टेटस, इट वाज टू लेट टू बी ऑफर्ड। ठीक है, एकदम कहानी याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने क्यों बोला? पार्टीशन कहां है भैया, उनको तो पार्टीशन चाहिए 40 के बाद। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बोला इट विल नॉट बी सेटिस्फाइड एनीथिंग शॉर्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब तक इंडियन पार्टीशन की बात नहीं होगी हम कोई भी ऐसा ऑफर नहीं मानेंगे। तो 2 बड़ी पार्टी दोनों ही मना कर चुकी हैं। आफ्टर दिस महात्मा गांधी इनिशिएटेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। आपने ऑफर दिया, ठीक है, मैंने नहीं माना,
और मैं क्या क्या करने लग गया, एक रिवॉल्यूशन की तैयारी करने लग गया। लेकिन गांधी जी कितने होशियार थे, उन्होंने फुल फ्लेज रिवॉल्यूशन नहीं लाया। चाहते तो एक QIM कर सकते थे या CDM NCM कर सकते थे, उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, विनोबा भावे वाला, जवाहरलाल नेहरू वाला। आप अपने एरिया से निकलेंगे, सबको बताते हुए अबाउट द आइडियाज, और दिल्ली पहुंचेंगे, है ना। ऐसे करके 3-4 लोग को अपॉइंट किया और इंडिविजुअली सत्याग्रह करेंगे। प्रेशर क्रिएट किया गांधी जी ने कि अगस्त ऑफर तो फेल है, दूसरा बता रहे हो तो, वरना अभी तो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया है। फुल फ्लेज सत्याग्रह खत्म स्टार्ट करने में 10 दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि एजिटेशन तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन थे, विनोबा भावे, याद होगा आपको, आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप बहुत फेमस क्वेश्चन है। सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। थर्ड कौन थे, सब नशा पत्ती करते हैं। आफ्टर दिस महात्मा गांधी इनिशिएटेड, मतलब अगस्त ऑफर के बाद क्या आया क्रोनोलॉजी में, इंडिविजुअल सत्याग्रह, प्लीज याद रखिएगा। आफ्टर दिस महात्मा गांधी इनिशिएटेड इंडिविजुअल सत्याग्रह टू अफर्म द राइट टू फ्री स्पीच एट वर्धा सेशन ऑफ INC का वर्धा सेशन हुआ था, वहां से इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। ही वांटेड टू अवॉइड मास सत्याग्रह बिकॉज उनको वायलेंस नहीं चाहिए था, और वैसे भी World War II का नाटक चल रहा था, गांधी जी इतने वायलेंस के भी ऊपर नहीं थे, क्योंकि वो उस समय कुछ भी हो सकता था, और शायद से गांधी जी कंट्रोल भी ना कर पाते, ठीक है। In 42 when the Japanese were at the door of India, जापान खड़ा हो चुका था इंडिया के डोर में, अब वो एंटर कर देता तो या तो हम जापानीज होते आज की डेट में, ठीक है, या तो हम कुछ और होते, यू नेवर नो। In 42 when the Japanese were at the door of the India after the fall of Burma और सिंगापुर और म्यांमार जापान जीत चुका था, ब्रिटेन आर्मी हार चुकी थी, खदेड़ा जा चुका था, ठीक है। ऐसी पोजीशन में ब्रिटेन बहुत ज्यादा प्रेशराइज था कि अब नहीं माने तो कुछ नहीं होगा, we need support of Indians with a key objective to secure the India's cooperation and support for the British war efforts. They sent Mr. Sir Stafford Cripps, कौन थे, कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत बड़ी बात होती है कैबिनेट मिनिस्टर को इंडिया भेजना, ठीक है, with a draft declaration on the proposal of the British government which were to be adopted at the end of war, ठीक है, provided the two major political party Congress and Muslim League could come to an agreement to accept this offer. इसी को कहते हैं क्रिप्स प्रपोजल ऑफ 1942। क्रोनोलॉजी, वर्ल्ड वॉर, अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, सब फेल के बाद, उसके बाद फिर बहुत जापान का प्रेशर क्रिएट होने लग गया। आपने यदि पिक्चर देखी होगी, मैं आपको बता दूंगा, डॉक्यूमेंट्री है, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन बहुत ब्रूटल है, बहुत ब्रूटल, बहुत ज्यादा ब्रूटल। तो जापानीज लोगों ने तो बहुत ही ब्रूटैलिटी की थी, फीमेल्स के साथ, मेल्स के साथ, ठीक है। चलिए कोई जान दीजिए, ब्रूटैलिटी तो हर ने की है आज तक, हर वॉर ब्रूटल होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्रिप्स प्रपोजल आता है 1942 का, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, याद रखिएगा। बट द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन वाज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वुड बी ग्रांटेड अ डोमिनियन स्टेट एसोसिएटेड विद द यूके। वही वाली बात है, वो अभी भी नहीं देना चाहते, अभी भी चाहते हैं कि घूम फिरा के हमारी बात मान जाओ। इट प्रॉमिस दैट, अगस्त ऑफर आपको याद है, क्रिप्स मिशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या प्रपोजल्स हो सकते हैं इसके। इट प्रॉमिस दैट इमीडिएटली आफ्टर द वॉर इज स्टॉप्ड, स्टेप्स वुड बी टेकन टू सेट अप एन इलेक्टेड बॉडी चार्ज्ड विद द टास्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड द प्रोविजन वुड बी मेड सो दैट इंडियन स्टेट शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिलाकर उन्होंने बोला, वॉर एक बार खत्म होने दीजिए, हम एक इलेक्टेड बॉडी बनाएंगे और उस इलेक्टेड बॉडी में आप अल्टीमेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 में प्रपोजल्स क्या क्या थे। पहला, सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन डोमिनियन, डोमिनियन पहले ही मना कर चुके हम लोग, ठीक है। दिस डोमिनियन वुड हैव द फ्रीडम, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ना, दिस डोमिनियन वुड हैव द फ्रीडम टू रिमेन विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, क्या होता है आप जानते हैं अब, और टू सीड फ्रॉम इट, अलग हो जाना। इट विल ऑल्सो बी ए लिबर्टी टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है उस समय, ठीक है, उसमें भी आप लिबर्टी है, पार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला डोमिनियन हमको वैसे भी पसंद नहीं है, आगे क्या होने वाला है आप सभी को पता है। कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडियन डोमिनियन स्टेटस, इक्वल पार्टनरशिप ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, एक इक्वल पार्टनरशिप देगी, ठीक है, लेकिन अभी भी पूर्ण स्वराज नहीं दे रही। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू बी फ्रेम्ड बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडियन पीपल, तो यहां पे उन्होंने बोला कि एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन पीपल को दे दी जाएगी एट द एंड ऑफ द वॉर। देयर वुड बी वन इंडियन यूनियन, जिसमें प्रोविंस भी रहेंगे और इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स भी रहेंगे, ठीक है। तो आगे आप जाके देख सकते हो कि इस तरह से एक प्रपोजल क्रिएट किया जा रहा है फॉर द इंडियंस।
This assembly would have member elected by the provincial assembly through proportional representation. जिसका जितना प्रोपोर्शन है उस तरह से रिप्रेजेंट किया इस क्लास में लड़कियां 3:2 रेशियो में, उसी रेशियो में मैं मॉनिटर्स बनाऊंगा। इसका मतलब ये होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन, इसी तरह एक वर्ड समझिएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए मेरी क्लास में SC ST OBC और जनरल का से एक रेशियो है, तो सभी के रिप्रेजेंटेटिव लाने के लिए उसी रेशियो में उनके रिप्रेजेंटेटिव यूनियन में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो प्रोविंशियल असेंबली से मेंबर्स आएंगे थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड नॉमिनेटेड मेंबर भी रहेंगे बाय द प्रिंसेस। तो आपको पहले यदि आपने एक्ट पढ़ा है तो जो हो रहा है वो आप जानते हैं, प्रिंसली स्टेट हमेशा रिप्रेजेंटेशन ले रहा था, उनके नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे और प्रोविंसेस में इलेक्शंस के थे। ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। अब ये वही 2 कंडीशन, इसके कारण सब चीजें खराब होंगी। वहां भी एक कंडीशन रखी थी उन्होंने, अब ये कंडीशन सुनिएगा, आप खुद पढ़ के बता सकते हैं कि किस तरह से हमको फिर से कैरेट एंड स्टिक दिया जा रहा है। But any province or the Indian state which was not prepared to accept the Indian constitution would be free to retain its constitutional position existing at that time. With such non-acceding provinces, the British government could enter into separate constitutional arrangement. Plan Balkan. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मान जाता है तो ठीक है, जो नहीं मानता उससे हम अलग से डील कर लेंगे, हम और बेटे। दूसरा, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नेगोशिएट अ ट्रीटी to effect the transfer of power and safeguard racial and religious minorities. हम इतने ज्यादा मतलब ब्रिटिशर्स लोग कितने सोचते हैं हमारे बारे में, सोचिए जितने भी माइनॉरिटीज हैं रेशियल और रिलीजियस, उनके साथ गलत ना हो, तुम हिंदू लोग कुछ गलत ना कर दो। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में एक ट्रीटी बनेगी जिससे इन लोग का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, और फिर वो बोलेंगे नहीं तुमने ख्याल नहीं रखा और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भंग कर देंगे। तो ये कंडीशंस को उन्होंने फिर क्रिएट की, मतलब जापान खड़ा है तब भी उनको देना नहीं है, छूट नहीं रहा है उनसे, 200 साल भी थे, छूटे कैसे। इन द मीन टाइम द डिफेंस ऑफ इंडिया विल रिटेन विद द ब्रिटिश हैंड एंड गवर्नर जनरल पावर विल रिमेन इंटैक्ट। इस पूरे दौरान में डिफेंस इंडिया का गवर्नर जनरल के ही हाथ में रहेगा। इंडियन नेशनलिस्ट हैव एग्रीड टू सपोर्ट द एलाइड ऑन द कंडीशन दैट substantial power was transferred immediately and complete independence would be given after the war. तो हमने बोला ठीक है, अगस्त ऑफर के बाद जो क्रिप्स मिशन आया है उसमें एक काम करते हैं, कुछ पावर सब्सटेंशियली तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए इंडियन गवर्नमेंट को, इंटरिम गवर्नमेंट्स को, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉर के बाद दे दीजिएगा। तो ये हमारा ऑफर है आपके लिए। बट द 2 पार्टीज फेल टू कम एन एग्रीमेंट, क्योंकि जो हम मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे और जो उनको जो वो दे रहे हैं वैसे भी हमको नहीं चाहिए। But the 2 parties failed to come an agreement to accept the proposal and Crisp's proposal were rejected by the Muslim League, क्योंकि उनको एक ही चीज चाहिए था, that they criticized the idea of single Indian Union. उनको चाहिए ही नहीं था single Indian Union. India should be divided into 2 autonomous states, communal lines पे, and that some of the provinces earmarked by Mr. Jinnah, उन्होंने मार्क करके दिए, should become Pakistan. तो मुस्लिम लीग का एकदम रटा रटा माल। ठीक है, कोई भी ऑफर आएगा पाकिस्तान की बात क्यों नहीं की, पाकिस्तान की बात क्यों नहीं की, तो अल्टीमेटली थर्ड जोन में पाकिस्तान की बात कर ली। ठीक है, और इंडिया को पता है डोमिनियन खेल रहा है, तो आपको पता है रिजेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे। मतलब आपको यदि कहानी पता है ना तो बस प्रपोजल याद रखना, उसका क्रिटिक और क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो आपको पहले से पता है, बहुत टाइम दिया है इस पे हमने। इंस्टेड ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर शुड बी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो मुस्लिम एजेंडा का वो है। Indian National Congress, however, was not satisfied with the fact that its demand for immediate complete independence was rejected. आपको पता वो देने भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, right to province to cede as this went against the principle of national unity. कांग्रेस का ये भी कहना था कि यदि आप अलग से किसी से बात करते हो इसका मतलब इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा, incapacity of Cripps to go beyond the draft declaration as it was not clear as to who would implement and interpret the treaty affecting the transfer of power and the adoption of a rigid take it or leave it attitude added to the deadlock. आगे वाला पॉइंट समझिएगा अच्छी तरह। क्रिप्स एक कैबिनेट मिनिस्टर था जिसको एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन डिसाइड करके भेज दिया गया था इंडिया, ना उसके पास पावर थी कि उस ड्राफ्ट डिक्लेरेशन से ज्यादा बात कर पाए,
ठीक है। प्लस उसको बोला गया था एक रिजिड ओपिनियन लेके जाना इंडियंस के पास, टेक इट और लीव इट, या तो ये मान लो या तो छोड़ो, नहीं दे रहे। ठीक है, ये पूरी की पूरी सिनेरियो में आप समझिएगा ये एक डेडलॉक क्रिएट हो गया। इंडियंस को भी नहीं मिल रहा है जो इंडियंस को चाहिए, ब्रिटिश को भी नहीं मिल रहा है जो ब्रिटिश को चाहिए, लेकिन जापान बगल में खड़ा है। इंडियंस को भी पता है कि जापान यदि रूल करने लग गया तो हम एक जगह से दूसरी कॉलोनी बन जाएंगे, फिर 50 60 70 साल का एक नया स्ट्रगल होगा टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अब एक डेडलॉक क्रिएट हो चुका है, ना इंडियंस मान रहे हैं, ना मुस्लिम लीग मान रही है, ना कांग्रेस मान रहा है, ना एक्चुअली ब्रिटेन मांग रहा है। उसके बाद गांधी जी ने जो छोटा सा रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसके कारण क्रिप्स शायद से आए, ठीक है, अब उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट कर दिया, उन्होंने भी बोल दिया डू और डाई, टेक इट और लीव इट। ठीक है, डू और डाई, अब या तो आजादी मिलेगी या तो मर जाओ। पहली बार गांधी जी 30 सालों में थोड़े वायलेंट तो हुए, वो भी तक गए थे बहुत हो गया, इस बीच में कुछ हो जाए मेरे को तो क्या होगा, अब तो मैं भी वायलेंट होऊंगा। आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल, द डायनामिक क्विट इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस। तो प्लीज याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, प्रीलिम्स में देखा जाए, अगस्त ऑफर के बाद कौन सा इवेंट हुआ था इंडिया में? इंडो सत्याग्रह। क्रिप्स मिशन के बाद क्या लॉन्च किया गया था? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन के बाद। तो आपकी हिस्ट्री पॉलिटी टच में जा रही है। ठीक है, तो पहला अगस्त ऑफर आपको याद होना चाहिए, रिजेक्शन कॉमन है। क्रिप्स प्रपोजल आपने देख लिया, याद कर लीजिएगा, रिजेक्शन कॉमन है। अब आएंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स, नाम याद है ना? ठीक है, फिर से सुनने को मिलेगा। वेरियस अटेम्प्ट्स टू रिकंसाइल बिटवीन द टू पार्टीज, तो होना ही था, क्योंकि देखो अड़ी में तो दोनों लोग थे। कांग्रेस को भी डर था एक नया प्रकार का, मुस्लिम लीग को अलग डर था कि हमारे पाकिस्तान की बात ही नहीं चल रही, तो लोग बात ही नहीं करते हमारे बारे में। वेयर मेड इंक्लूडिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस रखी गई, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, शिमला कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ठीक है, हेल्ड एट द इंस्टेंस ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल प्लान भी आया था, यदि आपको पढ़ा होगा, जो पहले हिस्ट्री पढ़े होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, रिकॉन्सिलिएशन हुए, फाइनली एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजी गई, बाय हुम? द प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली। ये वही है, वापस कनेक्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, जिसने बोला था ले लो भाई तुम लोग जाओ, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो अब आया तीसरा कैबिनेट मिशन। वो कितनी मेंबर बॉडी थी? 3 मेंबर बॉडी। पढ़िएगा, फाइनली अ कैबिनेट मिशन प्लान वाज सेंट टू इंडिया बाय द क्लीमेंट एटली। द गवर्नमेंट कंसिस्टेड 3 मेंबर। पहला कौन थे इसके गवर्नर, सॉरी चेयरमैन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। वो उस समय क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर ऑफ द इंडिया, उसको भेजा गया। मतलब अड़ी की बात तो है भाई, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, वापस क्रिप्स, क्योंकि एक बार घूम चुका था, उनको पता था कौन कहां उंगली कर रहा है, मीटिंग में किसने क्या बोला था, तो एक बंदा तो चाहिए जो वापस रिपीट हो, इसलिए ये वर्ड याद रखिएगा। उस समय वो बोर्ड ऑफ ट्रेड हुआ करता था, ट्रेडिंग मिनिस्ट्री रही होगी, उसका प्रेसिडेंट हुआ करता था। और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर, एडमिरलिटी का लॉर्ड, जो नेवी होती है उसको एडमिरल्स कहते हैं, उसका लॉर्ड हुआ करता था। मतलब 3 बहुत हाई इन्फ्लुएंशियल लोगों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएम ने भेजा, इसे वो कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। इट्स अ 3 मेंबर बॉडी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस साहब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वंस अगेन, और एवी अलेक्जेंडर। तो प्लीज याद रखिएगा, स्टैफोर्ड मिशन जब आया था, क्रिप्स मिशन आया था, वो अकेले आए थे, यहां 3 मेंबर बॉडी आई। क्या रीजन था? टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम। कायदे से मैं आपको बताऊं, अगस्त ऑफर फेल हुआ, क्रिप्स फेल हुआ, कैबिनेट भी फेल होगा, लेकिन दिक्कत यह है ना, अब आपके पास कुछ रहा नहीं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के कुछ प्लान को ही घुमा फिरा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 19 फरवरी 1946, एक साल पहले आजादी के ऑलमोस्ट, और एक साल शायद से पहले जब क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया था कि आजादी दे देंगे अब तुमको, क्लीमेंट एटली अनाउंस द डिसीजन टू डिस्पैच अ कैबिनेट मिशन इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड टू प्लान क्विट एंड द प्लान टू क्विट इंडिया, कि हम इंडिया छोड़ भी रहे देंगे। अराइव्ड इन इंडिया ऑन 24 मार्च। अब क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया अराइव कब हुआ? 24 मार्च 46। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और पब्लिश कब किया अपना प्लान? मई में। मतलब मार्च में वो आए, अप्रैल मई 1.5-2 महीना उन्होंने आप सबसे डिस्कस किया, मुस्लिम लीग, बी आर अम्बेडकर, XYZ, और उसके बाद बोला ठीक है, अब सभी मुद्दों को सुनने के बाद दिस इज अवर ऑफर, दिस इज अवर प्लान। ठीक है, तो मार्च में वो आए, मई में वो अपना खुद का कैबिनेट मिशन प्लान पब्लिश करते हैं और ऑफर देते हैं इंडिया को। क्या होता है उसका, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं।
द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन लीडर्स। आपको पता है कि अब माहौल तो वही है। Thus the mission was like a declaration of the India's independence। तो एक चीज क्लैरिटी समझ आ रही थी कि इंडिया इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन है इनका आना, ठीक है। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट, जब ट्रांसफर ऑफ पावर है तो अचानक से करना नहीं हो सकता, ठीक है। एक इंटरिम गवर्नमेंट एक अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को किस तरह फॉर्मुलेट किया जा सकता है, क्या क्या एजेंडेज रह सकते हैं, क्या क्या रिलीजियस और माइनॉरिटीज का जो तुम ख्याल रखना चाहते हो उसका भी हम कर सकते हैं। But the cabinet delegation too failed in making the two major parties come to an agreement। बहुत दिक्कत थी, एग्रीमेंट नहीं आ रहा था। आपको यदि याद होगा इसी टाइम पे जिन्ना जी ने बहुत सारी चीजें करने लग गई थी, आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल होता दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का अलग एजेंडा था और उस समय जिन्ना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली पुश कर रहे थे टू नेशन थ्योरी को, और अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने प्रपोजल को ऑब्लाइज किए। मतलब ये 1.5-2 महीने में कोई सुन नहीं रहा था, तो कैबिनेट मिशन ने बोला कि हम अपना दे देते हैं जो हम सोच के आए हैं, ठीक है। तो बट द कैबिनेट डेलीगेशन टू फेल्ड इन मेकिंग अ टू मेजर पार्टी कम टू एन एग्रीमेंट एंड वेयर अकॉर्डिंगली ऑब्लाइज टू प्लेस दिस प्रपोजल टू यू ऑल, ठीक है। बट द कैबिनेट डेलीगेशन डेफिनेटली रिजेक्टेड द क्लेम फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। This scheme, which they recommended, involved a virtual acceptance of principle underlying the Muslim League, which was more or less satisfied the Muslim League। एक चीज तो क्लैरिटी थी कैबिनेट मिशन प्लान की कि टू नेशन हम नहीं सपोर्ट करते। पाकिस्तान का बनना या पाकिस्तान की सेपरेट असेंबली बनना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो दिस इज द टाइम जब टोटल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा बाय द जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग। तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। The broad feature of the schemes were, पहला, dominion of India would be granted independence without any partition। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देगा पूरे प्लान को, ठीक है। डोमिनियन ऑफ इंडिया बनेगा लेकिन इंडिपेंडेंस मिलेगी लेकिन पार्टीशन नहीं होगा। इंडिया वाज फ्री टू कम आउट विद अ कॉमनवेल्थ यदि उसको लगे। तो कॉमनवेल्थ भी आप जानते हो क्या होता है, वो अलाउ किया गया था कि कॉमनवेल्थ की पार्ट रहोगे, हटना हो तो हट लेना। देयर वुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, फेडरेशन बनाया जाएगा जो 35 में भी कोशिश की गई थी, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस रहेंगे, प्रिंसली स्टेट रहेंगे, हैविंग जुरिडिक्शन ओवर फॉरेन अफेयर, डिफेंस, करेंसी और ऑल रेसिड्यूरी पावर किसको मिलेगी, प्रोविंस स्टेट को। अब देखो ब्रिटेन का दिमाग देखो, यदि रेसिड्यूरी पावर देना या डिस्क्रिशनरी पावर देना मैं इस क्लास में तुमको दे दूं प्रोविंसेस को, तो ये क्लास एनआरकी में चेंज हो जाएगी जाते जाते, है ना। और मैं जाते जाते ये पावर आगे आने वाले टीचर को दे दूं तो ये क्लास मैनेजेबल रहेगी। मतलब जाते जाते क्या बोल रहे थे, जितनी भी रेसिड्यूरी पावर्स है, जितनी भी डिस्क्रिशनरी पावर्स है, प्रोविंस और स्टेट को देके जाएंगे, सेंटर वीक बना के जाएंगे। वीक सेंटर मतलब बैकलाइजेशन ऑफ कंट्री, कंट्री टूट जाएगी। फायदा क्या, जब टूट जाएगी तो उनमें से कुछ लोग तो आएंगे कि ब्रिटेन का सपोर्ट चाहिए और हम सपोर्ट करके वापस रिकॉलोनाइज कर लेंगे कुछ पार्ट। अल्टीमेटली देखा जाए तो वो लोग देखो जाते जाते भी स्कीम पहना के जा रहे हैं कि ठीक है तुम इंडिपेंडेंस ले लो, तुम कॉमनवेल्थ से हट भी जाना, नहीं रहना है हमारे साथ, लेकिन हम तुमको एक फेडरेशन बनाएंगे विद वीक सेंटर। और आज की डेट में हम स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, वरना केरला और डिफरेंट कंट्रीज जो भी स्टेट्स हैं उसके बहुत सारी दिक्कत थे। सोचो देश की आजादी के बाद नागालैंड, सिक्किम का 20-20 साल तक खालिस्तान इशू 20-20, 25-25, 30-30 साल चले। स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होता ना तो इंडिया बना नहीं रहता, आज तक इंडिया टूट गया हो, ठीक है। तो प्लीज समझिएगा, ये एक पॉइंट याद रखिएगा, इसीलिए हम रिजेक्ट करें, इतना पढ़ लिख चुके थे हम लोग उस समय, ठीक है। एनी क्वेश्चन रेजिंग अ मेजर कम्युनल इशू इन द लेजिस्लेचर वुड रिक्वायर फॉर द डिसीजन वेयर टू बी डिसाइडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्युनिटी और कम्युनिटी कंसर्न एंड वोटिंग। अब सुनना मेरी बात, कोई भी कम्युनल इशू चल रहा है और उसमें दिक्कत हो रही है तो जस्ट सिंपल मेजॉरिटी, 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, 6 लोग जो बोल देंगे वही होगा। तो ऐसा देखा जाए तो फिर बहुत प्रेशराइज क्रिएशन होगा, ठीक है। तो कुल मिला के एक वीक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर या वीक पॉलिटी दे आर ट्राइंग टू गिव अस। फायदा उन्हीं का, डिवाइड एंड रूल, और जब वो अलग होंगे तो कुछ लोग हमसे एसोसिएट हो जाएंगे वापस, ठीक है। तो सब ये दिमाग उनका फुल चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी, हाँ ये याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके यही काम आएगा आपके। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब आखिरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बननी है,
ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर से बनेगी। कब बनेगी, कैसे बनेगी, और इनमें से कितने नंबर डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं आएगी, वो सब चीज थोड़ा ध्यान रखना। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू बी ऑफ 389 मेंबर बॉडी। प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे 292, ये कैसे आएंगे, इलेक्ट होके आएंगे। अब तो वहां पे स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। चीफ कमिश्नर सेंड करेगा 4 और प्रिंसली स्टेट भेजेंगे 93 मेंबर। कैसे भेजेंगे, नॉमिनेट करके भेजेंगे। ठीक है, तो ये क्लैरिटी तो आ रही है धीरे धीरे अपन को। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड पार्टली रिप्रेजेंटेड, तो आपको पता ही है क्लैरिटी पॉइंट। ठीक है, इलेक्टेड आएंगी असेंबली से और रिप्रेजेंटेशन आएगा प्रिंसली स्टेट से। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। सीट एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस were to be divided between various communities in the proportion to their population in province। ठीक है, द क्या वर्ड से यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए। मान लो जितने एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, ट्रांसजेंडर है, सबके पॉपुलेशन का ही रिप्रेजेंटेशन वहां दिखने को मिलेगा। आज लोकसभा राष्ट्र में भी, ठीक है, जो हम समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, सीट एलोकेशन भी दिमाग में समझ आ गया अपन को। A constituent assembly was to be elected by provincial assembly by proportional representation voting in 3 group, जनरल, मुस्लिम, सिख। ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी by a single transferable vote। ठीक है, चलिए। The mission proposed an immediate formation of interim government at the center, enjoying the support of major political parties और इंडियंस जिनको पोर्टफोलियोज दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सेंटर क्या पावरफुल रहेगा, नहीं। क्या मतलब, सब अपनी अपनी असेंबली बनाने लग जाएंगे। स्टेट बोलेंगे हम अपनी असेंबली बना रहे हैं, मतलब एमपी, यूपी, बिहार सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रहा है, और तुम सब मिलके एक इंडिया का नया बनाओगे। ये भी करेंगे वो लोग धीरे धीरे, चिंता मत कीजिए। इट प्रोवाइडेड फॉर अ 3-tier एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट प्रोविंशियल लेवल, फिर सेक्शन लेवल, फिर यूनियन लेवल। अब देश को 3-tier सिस्टम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ये आइडिया देके जा रहे हैं कि सुनो, पूरे के पूरे प्रोविंसेस को हम सेक्शंस में बांटेंगे। पहले सेक्शन में बात होगी, फिर प्रोविंस में बात होगी, फिर उसके बाद यूनियन में बात होगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है, मैंने अक्सर देखा है कुछ सालों में। ये चीज समझाने में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट को एक बार में समझ नहीं आता, तो बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, एक बार सांस ले लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये क्या स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, मोरलेस, लेकिन एबीसीडी अपना वाला इनका वाले में थोड़ा अंतर है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम प्रोविंस के बारे में बांटा था। हमारा पार्ट एबीसीडी क्या था, ए इज डायरेक्ट कंट्रोल प्रोविंस, बी इज प्रिंसली स्टेट्स, सी इज चीफ कमिश्नर स्टेट, डी इज अंडमान निकोबार, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाइज बांटा है। और इन्होंने कैसे बांटा है, मेरे क्लास में अभी जो बैठेगा सब हिंदू होगा, मुस्लिम को मैं शाम को अलग से बैठ पढ़ाऊंगा, ऐसा है। पहला ग्रुप हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, दूसरा मुस्लिम। तो कुल मिला के देखा जाए तो मुस्लिम लीग को ये पढ़ने में ऐसा फीलिंग तो आनी चाहिए कि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बन सकते हैं, है ना, तो थोड़ा थोड़ा उनको गुड फीलिंग आनी चाहिए। तो प्रोविंसेस जितने भी थे उनको 3 ग्रुप या सेक्शन में बांट लिया गया। ग्रुप ए में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस थे, इतना डिटेल में नाम याद नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, कोई एक आएगा अबाउट द क्रिप्स मिशन, सॉरी कैबिनेट मिशन, तो आपको ये बनना चाहिए। ग्रुप ए में मद्रास था, सीपी था सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश आपका, सीपी एंड बेरार। बेरार हैदराबाद से छीना गया था निजाम से, और सीपी था सेंट्रल मध्य भारत, सेंट्रल मध्य प्रोविंस, मध्य भारत। ठीक है, आपका एमपी 4 जगहों से बना है, सीपी बेरार, बुंदेलखंड, हाँ, बंगेलखंड, विंध्य प्रदेश, बंगेलखंड, इन सबको मिला के बनाया जाएगा आगे जाके। महाकौशल एरिया अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो सीपी अपना एमपी, यूपी, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा। आज भी यहाँ पे देखना आप मेजोरिटी हिंदूज ही हैं देखा जाए तो, अब तो वैसे चेंज हो गया, हाँ नहीं हिंदूज ही है। ठीक है, नहीं यूपी में है अच्छा प्रोविजन। हिंदू में ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, यदि आपको पता है, हमारी हिंदी है। ठीक है, नागालैंड में इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब स्टेट की लैंग्वेज जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। हमारा हिंदी में चलता है, आप लोग जितने भी कलेक्टर बन जाओ हिंदी में ही ऑर्डर पास करोगे, और कहा आता नहीं,
देश कैसे ही चल रहा है आपको पता है। ग्रुप बी, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट। पापा हिंदी में पूरा संशोधन करते हैं, है ना, तो आना चाहिए। अब तुमको इंग्लिश के वर्ड समझ नहीं आ रहे, वहां हिंदी में आ गया कोई खतरनाक वर्ड। सहकारिता के हिसाब से, सहकारिता क्या होता है? कोऑपरेटिव, है ना, तब इसलिए हिंदी पढ़ लेना। मेरा एक फ्रेंड है जो जम्मू कश्मीर पोस्टेड था, 2-3 साल उसको उर्दू सीखनी पड़ी, तो ये देखो वहां के लोग, वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बालूचिस्तान, देख रहे हो, यही तो बदला। आप समझो, यदि आपको पढ़ा चुका हूं तो आप कनेक्ट कीजिए। बालूचिस्तान और सिंध वेंट टू पाकिस्तान, पंजाब और क्या बोलते हैं, पंजाब और बंगाल जो ग्रुप सी में, इनमें रेफरेंडम कराया गया। तो कुल मिला के यही स्ट्रक्चर आगे भी जाके यूज होगा। ग्रुप सी में बंगाल था, आसाम था, जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थी, आसाम में सिलेट डिस्ट्रिक्ट, ये सब डिस्ट्रिक्ट, तो कुल मिला के इसी बेसिस में आगे जाके हमारा देश विभाजन होगा। ठीक है, तो इन्होंने पूरा आइडिया दे के गए थे कैसे करना है। ठीक है, ए बी सी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब सुनना अच्छी बात, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर फ्रॉम ग्रुप ए बी सी विल सिट सेपरेटली। ग्रुप ए अलग बैठेगा, ग्रुप बी अलग बैठेगा, ग्रुप सी अलग बैठेगा। ठीक है, टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर ओन प्रोविंस, if possible for the group also, then the whole constitution, all the 3 sections will sit together to formulate Indian constitution। कितना वीक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है बॉटम टू टॉप। सुनना मेरी बात, पहले मद्रास बैठेगा, टीपी बैठेगा, यूपी बिहार बैठेगा, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख लेगा, फिर सेक्शंस में बैठेंगे इफ पॉसिबल, अपना ग्रुप ए का एक संविधान बना देंगे, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, उसके बाद ग्रुप ए बी सी साथ में बैठेगा और इंडिया के फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। मतलब 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन चलेंगे हमारे, जैसे अमेरिका में भी देखा जाए, यही तो है फेडरेशन का, स्टेट लॉ अलग है और फेडरल लॉ अलग है। फेडरल लॉ के हिसाब से आपको जेल होती है, स्टेट लॉ जो शिकागो में ही चलेगा, XYZ। ठीक है, इतना तो इंडिया वाले समझ ही नहीं पाते, इतनी तो कहाँ पढ़े, इतने पढ़े लिखे नहीं थे हम लोग समय। कितनी लिटरेसी थी 30-40 में, लिटरेसी वैसे भी थे, आप जानते हो लिटरेसी क्या होती है, आप सब लिटरेट है, लेकिन सब पता है क्या नहीं, तो एजुकेटेड तो नहीं है ना, इन्फॉर्म चॉइस तो नहीं कर सकते, है ना। तो देख लो देश की हालत कैसी है। समझ आएगा वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिए भैया। कैबिनेट मिशन केम अप विद अ प्लान ऑफ अ 389 मेंबरशिप इलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट एंड गिविंग अ वीक स्ट्रक्चर और अ वीक सेंटर वेयर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड इन 3 स्टेप्स, लाइक फर्स्ट दे विल बी सिटिंग विद द प्रोविंसेस, देन इन द ग्रुप, एंड देन 3 ग्रुप एक साथ बैठ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करेगा। समझ गया, जब ज्यादा यदि किसी को परेशान कर रहा है उसको उलझा दो कामों में, और समय खेल जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या, आगे बढ़ू मैं। द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस वे ग्रुप इनटू 2 ग्रुप, हिंदू मुस्लिम को वैसे अलग कर दिया। तुम कह रहे हो कि हम पार्टीशन ऑफ इंडिया के सपोर्ट में नहीं है, यही है, वी डू नॉट सपोर्ट partition of India cabinet mission plan, but why you have made provinces groups on the basis of the religion Muslim and Hindu? आपका ज्यादा वही डिवाइड एंड रूल, वही एजिटेशन, 2 ग्रुप में रहे, 2 ग्रुप थर्ड ग्रुप से मर्ज ही ना हो पाए और फिर अलग अलग संविधान बनने लग जाए। तो कुल मिला के थोड़ा उनकी ये सब चाल थी। तो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस वे ग्रुप इनटू 2 ग्रुप्स एंड द रिमेनिंग एक ग्रुप मिला था हिंदू को इन वन ऑफ द ग्रुप। दस वी सी दैट though the cabinet mission plan rejected the idea of the separate Pakistan, yet it grouped the provinces in such a way that it gave weightage to the idea of Pakistan, because section B and C would get almost complete autonomy, weak center, more power to the province, balkanization of India, Dickey word plan, सब उनका पहली चाहत तो यही थी। After the first general election 5 साल, a province would come out of a group, और 10 साल के बाद अ प्रोविंस कुड कॉल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द ग्रुप और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रुप एबीसी याद है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि 5 साल के जनरल इलेक्शन के बाद कोई भी प्रोविंस किसी भी ग्रुप से बाहर आ सकता है, और 10 साल के बाद कोई भी प्रोविंस बोल सकता है कि ये जो ग्रुप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रीचेंज होगा। तो यही करते रहो सर तुम लोग, ठीक है। अब ये बताओ, इतना करने के बाद फेलियर पॉइंट जो भी होंगे वो हम टच कर चुके हैं, हमारे दिमाग में है। व्हाई दिस टोटल ऑफर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान माइट हैव फेल्ड, ठीक है, तो उसी को जल्दी जल्दी देख लेते हैं आपके। द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान खत्म होता है, फेलियर देख रहे हैं। कांग्रेस वाज नॉट कीन ऑन द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग प्रोविंसेस, एकदम सही बात है, पाकिस्तान बनता दिख रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी
vying for the control at the center. This may lead division of India into small state. वही जो पॉइंट हमने सोचे थे पढ़ते पढ़ते। पहला रीजन यही है कि भाई ग्रुपिंग थोड़ा हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी है, कम्युनलिज्म है, और दूसरा कंट्रोल ऑफ सेंटर तो बहुत कम है, और स्टेट कुछ भी कर रहा है, ग्रुपिंग चेंज कर देगा तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ मिनिमम पावर फॉर द प्रोविंसेस एंड कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज फॉर अ वीक सेंटर, देयरफॉर वी डिडंट एक्सेप्ट दिस प्लान। आगे बात करते हैं। मुस्लिम लीग फर्स्ट अप्रूव द प्लान, खुश हो गया, पहले प्राइमा फेसी कितनी अच्छी चीज है, पाकिस्तान मिल जाएगा। बट व्हेन कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट इट कुड चेंज द स्कीम थ्रू इट्स मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे रिजेक्टेड द प्लान। पहले मुस्लिम लीग वर वेरी हैप्पी कि चलो वी गॉट व्हाट वी वांटेड। फिर एक पार्टी मीटिंग में कांग्रेसमैन टोल्ड कि एज हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है, 7 प्रोविंसेस में उनकी सरकार बनी थी, नो डाउट, तो हमारी यूनियन में ज्यादा है, तो वी कैन चेंज दिस प्लान एनी टाइम। अब पाकिस्तान को डर लग गया कि उनके जानने के बाद प्लान चेंज हो जाएगा, हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो भाई उन्होंने क्या बोला, अब तो तुम बंटवारा करवा के ही जाओ, अपन को बंटवारा करवा दो, हम देखते रहेंगे, लेकिन बंटवारा किए बिना तुम नहीं जाओगे। तो मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कर दिया प्लान को। कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रपोजल रिलेटेड टू ओनली द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या अड़ी तो है, तीसरा ऑफर है, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कांग्रेस ने बोला कि जो आपने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया 389 रिप्रेजेंटेशन, ये सब उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके लिए वो मान गए, ठीक है। सिंस मुस्लिम लीग हैड बीन गिवन disproportionate representation, it rejected the idea of interim government too, ठीक है। ये मुस्लिम लीग का एक और रीजन था कि उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि कम जगह है उनकी, ठीक है। मुस्लिम लीग ज्वाइन द इलेक्शन बट लेटर ऑन कैंडिडेट्स रिटर्न। मुस्लिम लीग ने ज्वाइन तो किया इलेक्शन को, लेकिन लेटर ऑन कैंडिडेट्स को वापस बुला लिया। बट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैड इन द मीन टाइम अराइजन बिटवीन कांग्रेस एंड लीग रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रुपिंग क्लास ऑफ द प्रपोजल। सुनना मेरी बात, कांग्रेस अपने हिसाब से सोच रही थी इस ग्रुपिंग के बारे में, पाकिस्तान अपने हिसाब से, आप जान जाते जब चले जाओ फिर, और पाकिस्तान अपने हिसाब से सोच रही थी, तो दोनों का इंटरप्रिटेशन चेंज है, और ब्रिटिश जब चली जाएगी दोनों इंटरप्रिटेशन में लड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा एजेंडा था, जिसके कारण क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं थे, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन मीन टाइम में इतना ज्यादा बढ़ गया कांग्रेस और लीग के बीच में कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रुपिंग क्लॉज ने जो प्रपोज किया था वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था फेलियर का। कांग्रेस क्लेम दैट, अब कांग्रेस क्या सोचती थी, कांग्रेस क्लेम दैट द ग्रुपिंग वाज ऑप्शनल, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। बट द लीग बोलती थी ग्रुपिंग वाज कंपलसरी। आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यदि ग्रुपिंग हो जाए तो 2 मुस्लिम सेक्शंस हैं, तो पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग का फायदा है और कांग्रेस का घाटा है। तो कांग्रेस बोली कि ये जो सेक्शन है ये वाला ऑप्शनल है, और लीग ने क्या बोला, ये कंपलसरी है, तो ये इनके बीच में एक दिक्कत चल रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि ये जो तुम लोग इंटरप्रेट कर रहे हो, हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है। British government intervened at this stage and explained to the leader in the London that they upheld the contention of league as correct. ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया लंदन में कि यार ये जो लड़ाई चल रही है मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस में कि ग्रुपिंग ऑप्शनल है कि कंपलसरी है, तो वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये बोला लीग जो सोच रहा है वो सही है, दिस इज वेरी कंपलसरी, ऐसे ही बनेगा 3 लेवल पे। तो सुनने के बाद कांग्रेस और दुखी हो गई, कांग्रेस को तो बोला करना ही नहीं है। Meanwhile, for the first time, British accepted the possibility of 2 separate state and 2 separate assemblies. तो कहीं ना कहीं 2 nation theory सपोर्ट करने लगे ब्रिटिश भी। The result was that 9 December 1946, when the Constituent Assembly पहली बार मिली, फर्स्ट क्लास में याद होगा, सेकंड थर्ड क्लास में पहली बार Constituent Assembly कब मिली, 1946 9 दिसंबर। किससे बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान से ही बनी थी, ठीक है। When the Constituent Assembly first met, the Muslim League member did not attend, and Constituent Assembly functioned with its non-Muslim member. ठीक है, Constituent Assembly पहले दिन बैठी, जितने भी रिप्रेजेंटेशन थे सब आए, कुछ प्रिंसली स्टेट के नहीं आए, मुस्लिम भी नहीं आए, क्यों, वीडियो होता मतलब बोलता मैं। मुस्लिम लीग नेक्स्ट अर्ज्ड the British government to dissolve the Constituent Assembly, claiming it do not represent all sections. तो ब्रिटिश को मुस्लिम लीग ने बोला कि क्योंकि ये Constituent Assembly जो 9 दिसंबर को बैठी है ये रिप्रेजेंट नहीं करती इंडिया के हर सेक्शन को,
तो इसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी, डिसकंटिन्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। The British in their statement on 20th February 47 declared that British rule will end in June 48 and power will be transferred to Indian hand. मुस्लिम लीग ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भंग कर दीजिए, ब्रिटिश ने बोला हम तो छोड़ के जाने वाले हैं। अब यहां पे मुस्लिम लीग विल टेक केयर ऑफ देयर एजेंडा। If the Constituent Assembly failed to work out a constitution in accordance with the cabinet mission plan, then the British government will transfer the power to center or province, और जिसको भी उसका मन करे। अब क्या है ना, ब्रिटिश ने भी बोल दिया, कैबिनेट मिशन प्लान दे चुके हैं, 2 पहले आ चुके हैं, फेल हो चुके हैं, लेना हो तो लो, वो टेक इट लिव इट। यदि आपने इस कैबिनेट मिशन प्लान को मान लिया तो ठीक, वरना हम तो छोड़ रहे हैं। अब हमारा मन करेगा तो हम सेंटर को दे देंगे, हमारा मन करेगा हम प्रोविंसेस को दे देंगे, जो हमको सही लगे हम कर देंगे, हम तो जा रहे हैं, सीधी सीधी बात है। तो ये प्रेशर क्रिएशन की बात थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ड टू वर्क, यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन नहीं पाई आपकी तो हम अपने हिसाब से काम करके जाएंगे ट्रांसफर ऑफ पावर का। However, the league refused to participate in the assembly. They continued to demand separate assembly for the Muslim state. 27 जुलाई 1946, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 27 July of 1946, the Muslim League Council met at Bombay, where Jinnah reiterated the demand of Pakistan as the only course left open to Muslim League. The only thing जो उनको चाहिए that is formation of Pakistan, ठीक है। इसके हिसाब से बहुत सारी चीजें होंगी। डायरेक्ट एक्शन डे जो पाकिस्तान बनाने की लिए किया गया था। On 29 June 1946, it rejected the plan, Muslim League, and called the Muslim to resort a direct action to achieve the land of their dream, that is Pakistan. So 16 अगस्त 1946 को एक फिक्स किया गया कि हम डायरेक्ट एक्शन डे बनाएंगे, मतलब एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने की जरूरत है बाय द मुस्लिम्स, ठीक है, कि वो है। This led to a widespread communal riot in the country. There was a call for the part. आप समझिए गांधी जी के सामने क्या चल रहा है, थोड़ा समझिएगा उस आदमी के पास क्या प्रेशर है, पूरी कंट्री के पास क्या प्रेशर है। कैबिनेट मिशन प्लान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ चुकी है, कांग्रेस को जो मिलता दिख रहा है, जो उनको चाहिए था मिल भी रहा है। मुस्लिम लीग की डिमांड इतनी ज्यादा, द ओनली थिंग दे वांट इज पाकिस्तान, ओनली थिंग, ओनली कोर्स लेफ्ट, ठीक है। तो अब इतना ज्यादा ब्लड शेड के बाद क्या ही कर सकता है कोई, आप भी वही करते, ठीक है। दिस लेड टू द वाइड स्प्रेड कम्युनल राइटिंग इन द कंट्री. There was a call for the partition of the country on the account of riots. The British replaced Lord Wavell और Mountbatten को भेज दिया कि वेवेल तुम वापस आ जाओ और माउंटबेटन यू टेक द चार्ज टू एक्सपीडिएट, जल्दी कर दीजिए ट्रांसफर ऑफ इंडिया, द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया को। आफ्टर एंड द इंडिया अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस विद द पार्टीशन व्हिच वाज वेरी इनएविटेबल, और एक सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी इंडिया की स्टेट को। हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जल्दी से देखा गया तो किस तरह अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, और किस तरह से पाकिस्तान के बनने की एजिटेशन ने इंडिया की इस प्रोसेस को इतना जल्दी कर दिया कि बहुत बड़ी बात हुआ, ठीक है। कहां कंप्लीट करूं जिससे कल पकड़ सके। द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त, टोटल सर नहीं, हाँ यहीं से कर लेंगे। कौन सा वाला है, यहाँ वो नहीं लिखा क्या स्लाइड नंबर, ठीक, कोई बात नहीं, मेरे को याद रहेगा। यहां तक क्लैरिटी है आपको, ठीक है। तो हमने 3 ट्रांसफर ऑफ पावर के प्लान्स भी देख लिए, एक्ट्स भी कंप्लीट कर लिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी, कहां से कैसे कैसे मेंबर्स आएंगे, ठीक है, क्या एलोकेशंस हैं, ठीक है, और किस तरह से राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होंगे, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी जी कैसे इलेक्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से यहां तक मेकिंग थी, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। किसने, जबलपुर के एक आदमी जिसने कैलीग्राफी की थी, हाथ से लिखा था, कौन थे वो, ठीक है। एलिफेंट सिंबल था, ठीक है। नंदलाल बोस जी कौन थे, जो हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते, इस तरह के डेटा आपको पढ़ने पड़ते हैं। हाँ वो भी थे, सब शांति निकेतन के प्रोडक्ट थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो आर्ट वाला था, ठीक है। तो ये देखो शांति निकेतन लिखा था, ठीक है। तो इन द कमिंग 4th क्लास वी विल रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी हम फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।